दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर में एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। किसानों ने अपने विरोध को नई धार देने के लिए 25 सितंबर को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दोस्तों किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय जन आंदोलन की तरह बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी मानने लगे हैं। इसको लेकर भी एक बड़ा लेख सामने आया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे किसान आंदोलन से नुकसान भाजपा का हो रहा है और पूरा का पूरा गोदी मीडिया इससे परेशान है। दोस्तों एंकर के साथ एक बार फिर से राकेश टिकैत की छिड़ गई बहस, क्या कुछ हुआ है इसमें, इसकी जानकारी तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में राहुल गांधी बोले, कहा खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं करने देंगे, कृषि कानून को वापस लेना होगा। और इसी के साथ में दोस्तों मुजफ्फरनगर महापंचायत के लिए 10 लाख किसानों का बड़ा दावा किया है किसान नेता ने। इसी के साथ में आपको बताएंगे सरकारी संपत्ति बेचकर प्रचार कर रही है योगी और मोदी सरकार, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं पर दोस्तों किसान आंदोलन के बीच पंजाब के अंदर बीजेपी को जाट महासभा ने भी दिया तगड़ा झटका। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी को घर से पुलिस वालों ने उठा लिया। आखिर दोस्तों क्यों उठाया है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में चलेंगे कि करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर परिवर्तन की तड़प देखते हैं दोस्तों और किसानों के आंदोलन करते हैं समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता मजदूर एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें किसानों के 2 दिनों के राष्ट्रीय किसान बीते दिन संपन्न हो चुका है और इस दौरान कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें 3 सत्रों में आयोजित किए गए सम्मेलन का दूसरा सत्र श्रमिकों पर थोपे गए 4 लेबर कोड को लेकर किया गया था। इस पर लेबर यूनियन ने पूरी डिबेट करते हुए चारों कानून को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि कोरोना के दौर में ही लेबर कोड भी लेकर आया गया था, जिसमें कई सारे कानूनों को मिलाकर केवल 4 कानून बना दिए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि चारों कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान है जिससे मजदूरों पर सीधा फर्क पड़ता है। और इसी पूरे मामले को लेकर चारों लेबर कोड को हटाने की मांग पर चर्चा हुई है। इसे रद्द करने सहित दूसरे समस्याओं पर श्रमिक संगठनों के नेताओं ने भी संबोधित किया। आपको बता दें कि पहले दिन सम्मेलन में 2500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जबकि दूसरे दिन भी सम्मेलन में इससे ज्यादा बड़ी तादाद में संगठन और नेता मौजूद रहे। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 300 से अधिक किसान और उनसे जुड़े हुए संगठन मौजूद रहे। इस दौरान टिकैत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए टिकैत ने सभी मांगों को पूरा करने तक शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा, इस तरह की बातें कही है। इसी के साथ में उन्होंने 15 वक्ताओं के साथ चर्चा भी की है और चीनी के मूल्यों में मामूली बढ़ोतरी करने को किसानों का अपमान भी बताया गया है। इसी दौरान दोस्तों सभी संगठनों ने एक साथ मिलकर 25 सितंबर को भारत बंद करने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि इससे पहले केवल 50 संगठन भारत बंद करने का ऐलान करते थे, लेकिन कुल मिलाकर इतनी बड़ी संख्या में 300 से ज्यादा किसान संगठनों ने एक साथ भारत बंद 25 सितंबर को करने का ऐलान किया है। यानी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भी आंदोलन का असर देखने को मिलेगा और कई सारे और भी मुद्दों को इसमें जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों जितने भी संगठन है सारे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे कोरोना लॉकडाउन पूरे देश से हटता जाएगा और जैसे जैसे रेलवे खुलता जाएगा वैसे वैसे आंदोलन और भी बढ़ता दिखाई देने वाला है। इसी के साथ में आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 9 महीने से चल रहे इस आंदोलन को अखिल स्तरीय मान्यता मिलने लगी है। कई सारे लेखकारों ने इस बात को लिखा है कि अब यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि मंदसौर गोली कांड के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का एक बड़ा विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद बीजेपी की सरकार भी मध्य प्रदेश में चली गई थी, हालांकि बाद में तोड़फोड़ करके सरकार बना ली गई। उसी तरह का विरोध मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल के दिनों में भी दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन के मद्देनजर। और इसी बीच दोस्तों ये केवल एक उदाहरण है, इस तरह के कई सारे उदाहरण है जो बताते हैं कि आंदोलन दूर दूर तक पहुंचता जा रहा है। और एक और अपडेट की माने तो मुजफ्फरनगर महापंचायत में पहुंचेंगे 10 लाख किसान, 500 से ज्यादा लंगर लगाने की तैयारी मुजफ्फरनगर में की जा रही है। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में 5 सितंबर को होने वाली किसानों की महापंचायत की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पंचायत स्थल पर जल्द ही टेंट का कार्य भी शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता धर्मेंद्र मलिक ने महापंचायत की तैयारी के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महापंचायत के लिए 1500 लंगर का इंतजाम किया जा रहा है। पूरे शहर में पेयजल की उचित व्यवस्था किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तैयारी का तीसरा दिन है। उन्होंने कहा कि एक दिन बाद टेंट का पूरा काम कर लिया जाएगा। उन्होंने इसी के साथ में पार्किंग को लेकर भी जानकारी देते हुए कहा कि हमने पार्किंग को लेकर भी उचित स्थान तय कर रखा है। धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि पंचायत को कम से कम 5 से 10 लाख किसानों का समर्थन मिलने जा रहा है। पंचायत स्थल पर नजदीक में ही स्थित 2 कॉलेजों में खाने की व्यवस्था की गई है। महापंचायत स्थल का जायजा लेने के लिए गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान नेता पहुंच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों गाजीपुर बॉर्डर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा व भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने भी 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत के स्थल पर जाकर निरीक्षण किया है। और इस दौरान किसानों के ठहरने खाने हेतु लंगर और जनरेटर सहित कई और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली है और पूरी अपडेट प्राप्त की गई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जोरदार आंदोलन करने को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। और एक और अपडेट की माने तो सरकारी संपत्ति बेचकर पैसा कमाने वाली सरकार करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट के नाम पर धड़ल्ले से उड़ा रही है।
है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसका कार्य क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश है और इससे इतर अन्य प्रदेशों के अंदर उसको 1 रुपए भी उत्तर प्रदेश की जनता का खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर छपवाकर दिल्ली की मेट्रो पर चलवा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक भारत की संपत्ति को प्राइवेट हाथ में सौंपने का ऐलान कर दिया है और सरकार समर्थित लोग कहते हैं कि सरकार के पास राशन और वैक्सीन देने के लिए पैसा नहीं है, जबकि दोस्तों इसी तर्क के बाद संपत्ति बेचने को ठीक ठहराया जाता है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो केवल उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चला रहे हैं, वो दिल्ली के अंदर प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्या सरकारी संपत्ति को इसलिए बेचा जा रहा है ताकि प्रचार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कर सके? एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, लेकिन परेशानी मीडिया के कुछ एंकर को हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के अंदर किसानों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के चलते पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान संगठनों के विरोध को देखते हुए गन्ने की फसल के दाम बढ़ाने का फैसला सुना दिया। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यूपी न्यूज चैनल के डिबेट शो में पहुंचे थे, जहां पर डिबेट शो की होस्ट रूबिका लियाकत के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली। इस बहस में रूबिका लियाकत हमेशा की तरह बीजेपी का पक्षधर बनती दिखाई दी। इस वीडियो में यूपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत किसान नेता राकेश टिकैत से सवाल पूछ रही हैं कि मुझे बताइए कि आप चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं, आप बीजेपी को हराने के लिए प्रचार क्यों कर रहे हैं? जिसका जवाब देते हुए टिकैत ने कहा कि हम किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमारे भरोसे कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, सिर्फ किसानों का प्रचार कर रहे हैं। आज देश में किसानों के जो हालात हैं, हम उस पर प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ में क्या उत्तर प्रदेश सरकार से 12,000 करोड़ रुपए के गन्ने का अपना पैसा मांगना गुनाह है? उन्होंने ये सवाल पूछा है। आपको बता दें कि इस पूरे डिबेट के अंदर जोरदार हंगामा देखने को मिला। दरअसल दोस्तों पूरी बात यह है कि जब सरकार किसानों से बात करती है तो तकरीबन 20 से ज्यादा संशोधन करने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन दूसरी ओर इस तरह से गोदी मीडिया के एंकर कानून कम पढ़ते हैं और दूसरा चिल्लाते ज्यादा है, जिसके कारण टीवी चैनल किसी पार्टी विशेष की भोपू बनकर रह गई है। आपको बता दें कि सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसान 600 से ज्यादा की संख्या में मर गए, तब इस तरह से डिबेट में एक ने भी श्रद्धांजलि नहीं दी। दोस्तों इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें राहुल गांधी ने लिखा, कहा खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे, कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा। और इसी के साथ में दोस्तों पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अमूमन हिंदू वोटों पर निर्भर रहती है और बीजेपी ने पहले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया हुआ था, जिसमें बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बार के चुनाव के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी जो सोचती थी कि इस आंदोलन के बाद भी उसको वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है। दोस्तों पहले ही बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है और दलित समुदाय के वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। वहीं पर आपको बताते चले कि किसान आंदोलन के बाद पंजाब में अब जाट महासभा ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। 5 सितंबर को होने वाले महापंचायत में बड़ा फैसला लिया जाएगा पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां पर सियासी पार्टी जनता को लुभाने के लिए घोषणाएं कर रही है। वहीं पर पंजाब में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। किसानों के बाद अब जाट महासभा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में पंजाब की कुल आबादी में 35 से लेकर 40% जाट है, जो अपने आप में सबसे बड़ी संख्या में से एक है। और ऐसे में दोस्तों जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरपाल सिंह ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब और उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय क्या करेगा, ये 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत से ही तय हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको बता दें उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर बीजेपी को आईना दिखाने का काम तो हम करेंगे, ये बात पूरी तरह से तय है, लेकिन कैसे करेंगे इसकी रणनीति हम 5 सितंबर को ही खुलकर बताएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो सत्ता में है और बीजेपी जाट महासभा विरोध कर रही है। ये साफ है कि कांग्रेस सत्ता में है तो हम कांग्रेस के भी विरोध में है, क्योंकि उन्होंने भी कानून लागू करा दिया था। दरअसल दोस्तों उनकी तरफ से ये जो बातें कही गई है, ये आने वाले दिनों के अंदर पंजाब और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े संकेत जरूर दे रही है। एक और अपडेट की माने तो पूर्व IPS अधिकारी जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि योगी आदित्यनाथ चाहे जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं वहीं से चुनाव लड़कर जनता के बीच में एक विकल्प दूंगा, और ऐसा ऐलान करने के बाद उनके घर के आसपास पुलिसों का पहरा देखने को मिला। उन्होंने कई बार ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनको नजरबंद किया गया है, पुलिस उनके घर के आसपास लगा दी गई है। जिसके बाद दोस्तों आखिरकार अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि जिस विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे मैं उसी विधानसभा सीट से दंगल में उतरूंगा। इस मामले में खबर सामने आ रही है कि पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को बसपा के सांसद अतुल रॉय के द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। हजरतगंज कोतवाली में उनको रखा गया था। इस मामले से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई रहा था, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए जानकारी
जानकारी दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के शासन काल के दौरान ही अमिताभ ठाकुर की तरफ से सपा के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने उनको लेकर आवाज उठाई है। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर के परिजन FIR की कॉपी मांग रहे थे गिरफ्तारी के वक्त, लेकिन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। इस तरह की जानकारी मिली है। वहीं पर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने जिस आकाश के लिए RJD में काटा था जमकर बवाल, वह पारस के साथ LJP में शामिल हो गए हैं। अपने छात्र इकाई का उनको अध्यक्ष भी बना दिया गया है। दरअसल दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकाश आकाश यादव के लिए तेज प्रताप यादव ने प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह और अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उसी आकाश ने शुक्रवार बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट की सदस्यता ले ली है। दरअसल दोस्तों, उनको LJP के छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है। आकाश को LJP अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और प्रिंस राज ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि आकाश के पार्टी में आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी। LJP की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आकाश यादव ने केंद्रीय मंत्री और LJP के अध्यक्ष पशुपति पारस और प्रिंस राज को लेकर कहा कि उन्होंने एक कार्यकर्ता का दर्द समझा है। मेरे संघर्ष का पारिश्रमिक देने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया है और इस लायक समझा है। उन्होंने कहा कि LJP को समाजवाद की धारा से सजाकर और खूबसूरत बनाऊंगा और मजबूत करूंगा। आकाश यादव ने कहा कि पहले जिस RJD की सदस्यता मैंने ली थी वह गरीबों की पार्टी थी, जयप्रकाश लोहिया की पार्टी थी RJD। अब वह पार्टी नहीं रही है जहां पर गरीबों की बात सुनी जाए। सत्ता और वर्चस्व के लिए किसी की भी बलि चढ़ाई जा सकती है, उन्होंने आरोप लगाया है और कहा कि RJD में तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के आतंक से सभी परेशान है और प्रताड़ित है। एक और अपडेट की माने तो विपक्षी एकता के 5 सूत्र तैयार किए गए हैं। 2024 में होने वाले देश के चुनाव में बड़े गठबंधन को लेकर दोस्तों चर्चाएं चल रही है और जमीनी स्तर पर चर्चाएं रंग भी दिखाने लगी है। आपको बता दें कि लोकतंत्र में लोग ही अंततः बदलाव करते हैं, वहीं पर लोग आज बदलाव की जरूरत को शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। भारतीय राजनीति पर निगाह रखने वाले को बदलाव की संभावनाएं नजर आने लगी है और ये फिलहाल इसे निजी बातें से आगे का बता रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा हो रही मुलाकात को लेकर कई सारे लोग अब मानने लगे हैं कि ये कहीं न कहीं कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हाल फिलहाल के अंदर एक सर्वे कराया गया था जिसमें नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल पूछे गए थे, तो पता चला कि 24% लोग केवल नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर संतुष्ट हैं। यानी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जोरदार गिरावट देखने को मिली है और यही बड़ा कारण है कि विपक्षी एकता भी अब एकजुटता के साथ नरेंद्र मोदी से दो चार करने के लिए तैयार है। और एक और अपडेट की माने तो मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपनी रैलियों में दिहाड़ी मजदूरों को लाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बटोरती है ताकि मीडिया में बने रहे, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग टिकट बेचते हैं वो कम से कम हमें ज्ञान ना दे। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश चुनाव में तमाम अटकलों के बीच में एक और जोड़ी देखने को मिल रही है। ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर एक साथ मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में केवल 6 महीने तकरीबन का समय बचा हुआ है और ऐसे में दोस्तों छोटे बड़े दल सभी ने मिलकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में सबसे ज्यादा और सीधी लड़ाई है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद ओवैसी ने मीटिंग की फोटो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी। इस ट्वीट को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सवाल पूछे हैं कि क्या कोई खिचड़ी पकड़ रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई है तो इस तरह के गठबंधन बनने से किसको फायदा पहुंचेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। एक और अपडेट की माने तो भूपेश बघेल बने रहेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं राहुल गांधी, वहीं पर जाकर इस पूरे मामले का समाधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जारी इस खींचतान को खत्म करने के लिए राहुल गांधी और CM भूपेश बघेल के बीच में मुलाकात भी हुई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट आई है वो ये बता रही है कि चर्चाओं में समाधान नहीं हो पाया है, जिसके बाद भूपेश बघेल ने उनको छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। देखते हैं राहुल गांधी जाते हैं या नहीं जाते हैं। वह पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले को लेकर CBI ने 11 केस दर्ज किए हैं। रेप के मामले पर भी FIR दर्ज की गई है। और एक और अपडेट की माने तो डॉक्टर कफील को भड़काऊ भाषण मामले में राहत मिली है। योगी सरकार की मनमानी पूरी तरह से उजागर हो गई है। एक और अपडेट की माने तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में विवाद के बीच में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बोले, मैं और सारे विधायक हम सब मिलकर भूपेश बघेल जी के साथ में हैं और उन्हीं के साथ में खड़े रहेंगे। एक और अपडेट की माने तो अब दिल्ली में शुरू हो गई जगह के नाम बदलने की कवायद। बीजेपी नेता ने हुमायूंपुर गांव का नाम बदलकर हनुमानपुर करने का प्रस्ताव पेश कर दिया। जैसे दोस्तों MCD के अब चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस तरह के प्रस्ताव जरूर आएंगे MCD में, क्योंकि ये मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव से चंद दिन पहले और दिल्ली की MCD के चुनाव से पहले इस तरह की चीजें देखने को मिलती रहेंगी। एक और अपडेट की माने तो 67 दिनों से धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, कहा बोली इस बार योगी को एक भी वोट नहीं देंगे
उन्होंने हमें परेशान कर रखा है। 69,000 नियुक्तियां अभी तक फंसी हुई है, जिस पर जनता की तरफ से जमकर विरोध होने के बावजूद भी अभी तक सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है दोस्तों। और इसी के साथ में चले एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को फटकार, बोला कोरोना से बचाने की जगह आग से लोग मर रहे हैं, कम से कम उन्हीं को सरकार सुरक्षा प्रदान करे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा आगजनी की खबरें गुजरात से आती रहती हैं और कई जगह आग की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। यहाँ तक कि कोरोना से बचने वाले लोग भी आग की चपेट में आकर मारे जाते हैं, जिस पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में आग लगने की घटना को मानवीय त्रासदी बताया है। बता दें कि गुजरात सरकार ने 8 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा था कि जिन अस्पतालों के पास भवन उपयोग की परमिशन नहीं है, उन पर अगले साल मार्च तक कार्रवाई हो सकती है। और एक और अपडेट की माने तो नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत सरकार लंबे समय के लिए प्राइवेट कंपनियों को लीज पर सरकारी संपत्ति देने वाली है, उस पर राहुल गांधी ने कहा कि न तो रोजगार है और न ही रोजगार आगे आने वाले समय में मिलेगा, तब आरक्षण का क्या मतलब है। दरअसल दोस्तों सवाल बहुत जेन्युइन है, क्योंकि आरक्षण मिलता ही केवल सरकारी जॉब में है और ऐसे में सरकारी जॉब तो घटती जा रही है और कई सारी सरकारी संस्थानें भी हैं जो सरकार अब प्राइवेट के हाथ में देने जा रही है। तो ऐसे में जॉब तो कम होगा ही, और जब जॉब कम होगा तो आरक्षण का क्या मतलब रह जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो काबुल में हुए बम धमाके से दुखी क्रिकेटर राशिद खान और मोहम्मद नबी बोले प्लीज अफगानिस्तान को मारना बंद कर दो। और एक और अपडेट की माने तो जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत के बाद प्रियंका गांधी बोली, कहा सरकार शराब माफियाओं पर मेहरबान है। बीजेपी की सरकार, योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने माफियाओं को भगा दिया है, लेकिन ये कौन से माफिया है जो जहरीली शराब बेच रहे हैं और 13 लोगों की मौत भी हो गई है। यानी दोस्तों ये पहली खबर नहीं है, इस तरह की खबरें लगातार बीच बीच में आती रहती है। और इसी पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि वे लोग शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उनको फलने फूलने का मौका दिया जा रहा है। और एक और अपडेट की माने तो भूपेश बघेल और वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच में तनाव की कोई खबर नहीं है। पीएल पुनिया ने यह जानकारी कांग्रेस पार्टी के नेता ने दी है। वहीं पर दोस्तों दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को नई गति देने और व्यापक परिवर्तन के लिए 2 दिवसीय किसान सम्मेलन में व्यापारी संगठन के भी कई सारे लोग मौजूद रहे। एक और जानकारी की माने तो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद ही मामला पंजाब में सुलझ पाएगा। दोनों पक्षों को एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहिए। हरीश रावत ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को समझाएंगे और जल्द ही इसका समाधान निकालेंगे। इसी के साथ में दोस्तों साल 2018 में पत्रकारों के खिलाफ दर्ज केस को जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने कानून का दुरुपयोग बताया। जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की एफआईआर और कार्रवाई करना पत्रकारों को चुप कराने का तरीका है। पत्रकारों की एक रिपोर्ट 19 अप्रैल 2018 को जम्मू के एक अखबार में प्रकाशित की गई थी, जो एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने से संबंधित थी। इसे लेकर पुलिस ने उन पर केस दर्ज किया था। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने एक न्यूज रिपोर्ट के चलते 2018 में पत्रकारों पर हुए मामले दर्ज को लेकर सवाल खड़े किए हैं और इस पर कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक और जानकारी की माने तो यूपी चुनाव से पहले शिवपाल यादव से मिले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं हुई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता शिवपाल यादव ने चंद्रशेखर से मुलाकात करने के बाद प्रदेश में गठबंधन की सुगबुगाहट और तेज हो गई है। हालांकि अब तक गठबंधन को लेकर दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसको लेकर कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई। और एक और अपडेट की माने तो उत्तराखंड में सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर ट्रैक्टर लेकर पहुंची है। इसी के साथ में महंगाई का मुद्दा भी उठाया गया। साइकिल से विधानसभा पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के कई और नेता। कुल मिलाकर विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और किसानों के साथ साथ एलपीजी गैस को भी बताया है। कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष भी मौजूद रहे, जिनके नेतृत्व में ये सब कुछ किया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। राज्य के अंदर बढ़ती महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बना रही है। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में भी कई सारे नेता शामिल हो गए हैं। इसको लेकर सपा ने जानकारी दी है। तो अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।